नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस में। और दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे एसएससी जीडी की। एसएससी जीडी की परीक्षा में जो पूछे गए सवाल हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो आपके रीजनिंग के हों, चाहे वो जीके के हों, मैथ के हों, हिंदी के हों, लगभग आज हम लोग सभी जो है सब्जेक्ट के जो है हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। आज हम लोग इस बात को जानेंगे कि पेपर में किस तरीके से क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं और इस आधार पर अपनी तैयारी को कैसे बेहतर किया जाए, तैयारी में और कौन कौन सी चीज़ों को बढ़ाया जाए, इंक्लूड किया जाए, ताकि हम अपने इस एग्ज़ाम में सफल हो सकें। तो आप सभी को कामयाब बनाने के लिए, इस एग्ज़ाम में सफलता दिलाने के लिए, हम यानी कि बीएसए सर आप लोग के लिए बीएसए ट्रिकी क्लास में एसएससी जीडी का एक हम लोग पेपर डिस्कस करेंगे। और ये पेपर आप लोग का प्रीवियस ईयर का ही पेपर है और कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, बहुत हेल्पफुल भी हैं। और अगर ये क्लास आपको पसंद आती है और हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा, मिलकर आप सभी लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को और देखते हैं। आज का शुरुआत करेंगे रीजनिंग से। तो देखते हैं, सबसे पहला रीजनिंग का क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो फटाफट से दोस्तों क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और क्लास अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जो भी आप लोग के फ्रेंड्स एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनको बताइएगा कि पेपर ऐसा आएगा और आपको तैयारी जो है अपनी इस लेवल पर करनी चाहिए। ठीक है, देखिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, देखिए। तो निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ठीक है ना। तो बताइए अल्टरनेटिव्स। तो अल्टर बन जाएगा, नेटिव बन जाएगा, टेन बन जाएगा, लेकिन नेशनल, तो नेशनल मेरा नहीं बनेगा। क्यों भाई, क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहां पर आपका ओ आ रहा है और अल्टरनेटिव्स में कहीं पर भी ओ है नहीं, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेशनल हो जाएगा। ठीक है ना। आइए हमारे प्यारे साथियों, अब आपका अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी? दोस्तों अब आप लोग मुझे बताइए कि भाई कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। ऑप्शन नंबर ए आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा, ऑप्शन सी आएगा, या फिर आप लोग का डी आ जाएगा। बताइए। तो देखते हैं आप लोगों में से कौन बताता है कि आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है ना। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें, यहां से इस लाइन को मैंने इससे मिलाया, फिर ऊपर से नीचे आए ऐसे, ऊपर से नीचे आए ऐसे, तो ये आकृति बन जाएगी। और यहां पर आपकी दोस्तों ये आकृति कहां बन रही है? ऑप्शन नंबर डी में ऐसा बन रहा है। ना तो पहले में है, ना दूसरे में, ना तीसरे में है। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो अगर आप लोग का आंसर डी आ रहा है तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ क्लियर हो गया। आगे बढ़ा जाए। और देखिए जीडी की मैं बात करूं तो जीडी में और कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। अच्छा, ये वाले भी क्वेश्चन आते हैं कथन और निष्कर्ष वाले। जैसे कि आपको कथन दिया गया है कि आजकल का जो युवा है बहुत महत्वाकांक्षी है। आजकल का युवा कैसा है? आजकल का जो युवा है बहुत बहुत महत्वाकांक्षी है और बहुत सारे बुरे लोग युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं। अच्छा, ये बात भी बिल्कुल सही है। आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे लोग हैं, बुरे लोग हैं, जो आजकल की जनरेशन को बिगाड़ रहे हैं। तो कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ पी रहा है, कहीं कोई नाली में पड़ा है, कहीं किधर पड़ा है, उधर पड़ा है, कोई किसी और चक्कर में फंसा हुआ है, कोई अपने भविष्य का ख्याल कर ही नहीं रहा है। तो ये कथन दिया गया है। अब निष्कर्ष पहला, युवाओं को नहीं पता है कि किस पर विश्वास किया जाए। युवाओं को नहीं पता है कि किस पर विश्वास किया जाए और कुछ युवा जो है बुरे प्रभाव की वजह से अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। जैसे कि अगर भाग मूवी की बात करेंगे तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से वो कुछ समय के लिए हमारे जो मिल्खा पाजी होते हैं वो कुछ टाइम के लिए अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और यही वो होता है। उस पल में ही उनको मालूम चल जाता है कि भाई हम किस वजह से मेरा जो है फोकस डगमगा रहा है, और अंततः जब वो उस वजह को हटा देते हैं, उसके आगे हाथ जोड़ लेते हैं कि बस अब मुझे माफ करो, अब मुझे अपने टारगेट पे फोकस करने दो, तो जाकर तब उनको सफलता मिलती है। तो ऐसे जिंदगी में जो है बहुत सारे मोड़ आते हैं, बहुत लोग, बहुत सारे पड़ाव आते हैं, उनसे बचना आपको खुद ही पड़ता है। तो युवाओं को सब पता होता है। आप लोग को मैं बता दूं, आपको अच्छी तरीके से पता है कि क्या चीज आपके लिए जरूरी है और क्या चीज जरूरी नहीं है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि युवाओं को नहीं पता है कि किस पर विश्वास किया जाए।
आजकल का युवा बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि हमें क्या करना है या क्या नहीं करना है। अगर वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकता तो वो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। तो पहला वाला गलत हो गया, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है कि पढ़ोगे लिखोगे मेहनत करोगे तो कामयाबी मिलेगी, कामयाबी मिलेगी तो अच्छे से अच्छा लोग आपके साथ आएगा। तो ये तो पता है आपको अच्छी तरीके से, ठीक है ना। अब कुछ युवा बुरे प्रभाव की वजह से अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि कुछ जो है युवा ये बुरे लोगों के प्रभाव की वजह से बिगड़ जाते हैं, अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो ये राइट है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, केवल सेकंड वाला होगा, ठीक है ना। तो जिन लोग का भी आंसर केवल सेकंड आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। मैं देख पा रहा हूँ क्लास में लगातार लोग कह रहे हैं कि नेक्स्ट नेक्स्ट, ये मत कहो। ऐसी आंधी और तूफान आएगा दोस्तों, नजर नहीं आओगे, ठीक है ना। इसलिए नेक्स्ट और आगे बढ़ो, स्पीड बढ़ाओ। ये खरगोश की चाल तुम ही लोग चलो। हमें जो करना है सो करना है, क्लास जो करानी है ऐसे ही कराएंगे आपको, क्योंकि मुझे पता है कि जो पढ़ेगा वो सफल नहीं हो जाएगा। सबके बस की बात नहीं है पढ़ना। आप लोग बाय करो, जिसको जाना जा लो, निकल लो, जहां जाना है वहां जाओ, लेकिन जो पढ़ेगा सफलता उसको जरूर मिलेगी। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इसको देखिए भाई। नीचे दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य तीन से भिन्न है। अब आपको क्या दिया गया है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पारा। क्या लगता है आपको यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइए। तो देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये सभी आप लोग की गैसें हैं। ये सब क्या दोस्तों आपका, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूंगा तो आपको क्या दिया गया, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। ये आप लोग के दोस्तों गैसें हैं, ठीक है ना। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर पारा हो जाएगा। तो सबसे अलग आपका क्या हो जाएगा, पारा हो जाएगा। तो जिन लोग का भी आंसर पारा आ रहा है बिल्कुल राइट है। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, AEC PTR FJH KPM। तो क्या लगता है आपको यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। देखिए लॉजिक की अगर मैं बात करूं, लॉजिक क्या कहता है, ABCDE 4 स्टेप, CDE माइनस का 2 स्टेप, PQRST 4 स्टेप, RST माइनस का 2 स्टेप, FGHIJ 4 स्टेप, HIJ माइनस 2 स्टेप, KLMNOP। यहां पर दोस्तों देखिए क्या चला, KLMNOP और MNOP 3 स्टेप आ रहा है, तो यहां पर माइनस देना दोस्तों, ठीक ना। KLMNO, ठीक ना, KLMNOP। तो यहां पर आपकी सीरीज गड़बड़ा रही है, 5 और 3 का चल रहा है, इसलिए आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो जिन लोग का भी आंसर डी आ रहा है बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब हम लेकर चलते हैं आपको आगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। बाकी लोग भाई कितने रह गए क्लास में, जिन लोगों ने लाइक ना किया हो लाइक करते रहिए, क्लास को शेयर कीजिएगा। जब तक क्लास में मुझे मेरे सारे लोग नजर नहीं आते तब तक क्लास क्लास नहीं लगती भाई। जाकर क्लास को शेयर करिए। जो लोग नहीं आ पाए उनको बोरे में भर कर लेकर आइए, कहीं पकड़ कर लाइए, उनको खींच कर लाइए, घसीट कर लाइए, लेकिन क्लास में लोग रहने चाहिए। हो गया ना, पढ़ते टाइम जो है मुझे सभी लोग यहाँ पर दिखना चाहिए कि कौन कौन हमारे साथ है जो पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। 80, 9, 64, 8, 36, 6, 7, 49। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको देखिए। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूंगा तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, देखिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, और आइए आप लोग को इस विषय में बताते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया भाई, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81। लेकिन यहाँ पर तो है नहीं ऐसा 9 का स्क्वायर 81, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। यदि सेलेक्ट को PBI BZ क्यों लिखा जाता है, तो साइंस का कोड क्या होगा, बताइए।
सेलेक्ट, SELECT, लॉजिक है -3 -3 -3 -3 -3, ये आपका लॉजिक है, ठीक है ना। जैसे PQRS BCDE IJKL BCDE ZABC सब में -3 किया है। अब हमको कोड ढूंढना है साइंस का, SCIENCE, तो 3 स्टेप पीछे, PQRS, C से पहले आपका ZABC, I से पहले FGHI, E से पहले BCDE, N से पहले KLMN, C से पहले हमारा ZABC और E से पहले BCDE। तो ये हो गया -3 -3 -3 -3 -3 -3। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको देखिए, PZFBKZB। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ZB, ये इधर रखा, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। तो जिन लोग का भी आंसर यहाँ से ए आया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए, अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों पर क्रम में रखने पर कौन सा अक्षर समूह इसको पूरा करेगा। आइए कीजिए, कंप्लीट कीजिए, 30 सेकंड मिलते हैं आपको इस सवाल को लगाने के लिए। ओके, समय समाप्त। और इस क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 का मतलब 4 3 12, तो 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1 2 3 4 बना लिया। अब A BB C, BCC A, CAAB, ये आपका लॉजिक आ जाएगा। तो बीच में देखिए यहाँ पर डबल बी आ रहा है, यहाँ पर ऐसे डबल सी आ रहा है और डबल ए आ रहा है, और जो नहीं है वो बाकी बचा, देखिए ए सी आ गया, ऐसे दोस्तों यहाँ पर बी ए आ गया, यहाँ पर सी बी आ गया। समझ गए आप लोग। तो पहले वाले ब्लॉक से हमें बी मिला, सेकंड ब्लॉक से हमें सी ए मिला, एंड थर्ड ब्लॉक से हमें केवल डबल ए मिला, और हमारा सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, BC AAA। तो जिन लोग का भी आंसर यहाँ से आ रहा है BC AAA, ऑप्शन नंबर अगर आपका डी वाला आ रहा है तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो जिन लोग का भी आंसर डी है बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास। और अगर आपका आंसर बी आ रहा है तो गड्डी साइड लगा लीजिए, क्योंकि इसका आंसर जो राइट होगा, अगर मैं मानूं SSC GD की बात, तो SSC GD के अकॉर्डिंग इसका आंसर आपका डी आएगा। तो लॉजिक क्या है आपका, बीच में डबल बी है, बाकी जो बचे हुए वो साइड में आ रहे हैं, फिर डबल सी है, जो बची हुई चीज़ें हैं वो आपकी साइड में आ रही हैं, फिर बीच में डबल ए है, जो बची हुई चीज़ें वो साइड में आ रही हैं। ओके, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। आइए हमारा जो अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, पेपर फोल्डिंग एंड पेपर कटिंग से है। सबसे पहले एक पेपर लिया, इस पेपर को मैंने अप साइड से जो है डाउन साइड में फोल्ड किया, फिर मैंने यहाँ पर राइट टू जो है लेफ्ट टू राइट फोल्ड किया, इतना बचा, और फिर इस पेपर में मैंने इस तरीके से कट मारा, ये मेरा कट इधर भी आएगा और ये मेरा कट इस साइड में पहुंच जाएगा। समझ रहे हैं ना आप लोग, समझ रहे हो आप लोग। तो यहाँ से लेकर इधर तक कट हो जाएगा, यही कट ऊपर और नीचे भी आ जाएगा इस तरीके से। तो 4 कट लगेंगे लॉन्ग टाइप वाले में। जैसे यहाँ पर देखिए लग रहा है एक कट, पहला कट, दूसरा कट, और यही ऊपर आपका तीसरा चौथा कट लग जाएगा, जैसा कि आपको बी वाले में दिखाई जा रहा है। तो जैसा कि आप सभी को ऑप्शन नंबर बी वाले में दिखाई जा रहा है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। ध्यान से पढ़िए, क्लास में रेगुलर रहिए, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ओके ना।
आप लोग क्लास में आते हो फिर नहीं आते हो, कभी क्लास में लेट आते हो, ठीक है ना, और कभी क्लास में आते ही नहीं हो, फिर नतीजा यही निकल के आता है, आपको समझ में नहीं आता है। तभी मैं कहता हूँ क्लास को डेली देखिए। मैं रोज आपको पढ़ा रहा हूँ, रोज आपको हर एक चीज़ सिखा रहा हूँ, मैं बार बार आपको वही चीज़ समझा रहा हूँ, लेकिन नहीं, आप लोग को तो अपनी बातें करनी है, क्योंकि आप लोग की बातें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मुझसे मतलब कहाँ है? ना हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, इतना कंटेंट आप लोग के लिए ढूंढना, तैयार करना, सारे पेपर को देखना कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर उस आधार से अपनी क्लास को तैयार करवाना, फिर आपको पढ़ाना, बहुत मेहनत का काम है। लेकिन आपके लिए तो भैया आपकी मीटिंग बहुत ज़रूरी है। आप लोग अपनी पर्सनल मीटिंग कर लो पहले, पढ़ाई करने लो, पूरी ज़िंदगी पढ़ी आराम से। जब 25-30 साल के हो जाना और जब सर पे पड़ी होगी जिम्मेदारी, उसके बाद आराम से आप पढ़ना। फिर आप लोगों से पूछेंगे भाई कितना इंपॉर्टेंट काम किया आप लोग। अभी तो आपके पास टाइम ही नहीं है पढ़ने के लिए, अभी तो टाइम ही नहीं ना पढ़ने के लिए। खैर, अब हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, मैं किसको समझा रहा हूँ? पत्थरों को। जिन पत्थरों पे अपना सर पटक पटक के मारो, अपने ही सर में चोट लगेगी, लेकिन उन पत्थरों पर कोई असर होने वाला नहीं है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। यदि एक साधारण वर्ष में यदि एक साधारण वर्ष में 17 जनवरी को सोमवार पड़ता है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यदि एक साधारण वर्ष में 17 जनवरी को सोमवार पड़ता है, तो उसी वर्ष में 19 जून को कौन सा दिन पड़ेगा? अब मैंने ये टॉपिक पढ़ाया है, तो मैंने ये कैलेंडर वाला टॉपिक पढ़ाया है, आपको सिखाया है, तो अब आप लोग हमको बताइए कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा, या फिर आपका डी आ जाएगा। आइए और इसका जवाब बताइए। तो देखिए दोस्तों, हमने आपको पढ़ाया था जैसे कि 17 जनवरी है, तो बचे कितने दिन आपके? 14 दिन बचे, क्योंकि जनवरी होती है 31 की, तो 14 दिन बचे हैं जनवरी के। अब फरवरी है, फरवरी में दोस्तों 28 दिन, यानी डबल जीरो हो गया, फरवरी में कोई दिन बचेगा ही नहीं। फिर आती है मार्च, मार्च में आपके 3 दिन होते हैं शेष, क्योंकि मार्च 31 की होती है, तो मार्च में एक्स्ट्रा 3 दिन हो गए। फिर मैंने आपको बताया था अप्रैल, अप्रैल 30 दिन की होती है, तो 30 दिन के हिसाब से 2 दिन एक्स्ट्रा पड़ेंगे अप्रैल में। मई, मई 31 की होती है, तो इसमें 3 दिन एक्स्ट्रा आ जाएंगे। और बाकी जून, 19 जून तक का निकालना है, तो 19 जून तक में ये 19 तारीख तक का निकालना है कि 19 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। अब आप इसको जोड़ लीजिए भाई साहब, कितना आ जाएगा? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। तो 1 लगाया, 2 लगा हासिल, 2, 3 और 4, 41 आ गया। और मैंने 41 को मैंने 7 से डिवाइड किया, 7 पंजे 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, तो 6 बचा शेष। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? हम लोग 6 दिन आगे बढ़ जाएंगे। तो जैसे कि 17 जनवरी को सोमवार है, तो सोमवार दे रखा है ना, सोमवार, सोमवार से 6 दिन आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा? तो सोमवार से 6 दिन अगर आगे बढ़ेंगे तो ये आ जाएगा रविवार, यानी कि संडे आ जाएगा। तो मैंने इससे पहले वाली जो क्लास हुई थी वो मैंने आपको सिखाया था कि जब कभी भी आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उन सवालों का लगाने तरीका यही रहेगा जो हमने आपको सिखाया। जैसे कि फरवरी में 28 दिन हो गए तो कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन मार्च में 3 दिन आपको एक्स्ट्रा मिले, अप्रैल में 2 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे, मई में 3 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे, जून में 19 तक का पूछ रहा है। इन सबको जोड़ लिया, जोड़कर 7 से डिवाइड कर दिया, 7 से डिवाइड करने के बाद मेरा 6 दिन एक्स्ट्रा आ रहा है, तो मैं उन दिनों से सोमवार से 6 दिन आगे बढ़ गया। तो 6 दिन आगे का मतलब संडे आ जाएगा। तो अगर आपका आंसर संडे आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास। आपका 49 आ गया, तो भाई हम क्या करें? क्यों आया 49 है? क्यों आया 49? क्लास में नहीं आते हो? क्लास में तो कॉपी पेस्ट कर लेते हो, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, मेरी बातों पर ध्यान ही कहाँ रहता है आपका? आपकी तो मीटिंग चल रही है क्लास में, कमेंट करने आए हो आप लोग, तो कहाँ से समझ में आएगा? अब आपका अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति मिनटों, दिनों और महीनों के बीच में संबंध को भली भांति दर्शाती है? तो दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको देखिए। सर आपने 14 लिया है, हाँ भाई लिया है, 17 का दिया गया तो 14 दिन बचे ना। अरे अप्रैल, अप्रैल का जनवरी में 14 दिन बचे हुए ना, उन बचे हुए दिनों को मैं काउंट कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा वाले दिनों को काउंट कर रहा हूँ। यही तो मैंने तरीका आपको सिखाया था, ठीक है ना। आइए, कैलेंडर वाला जो टॉपिक मैंने अभी 2 दिन पहले पढ़ाया था उसकी वीडियो देखिएगा, वहां पर मैंने आपको समझाया है, ठीक है ना। अब हमारा अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इसको देखिए। मिनट, दिन और महीने, तो मिनट मिनट मिलकर जो है दिन बनता है और दिनों से आपके महीने बनते हैं, तो सब एक के अंदर एक की बात दे रखी है, सब एक दूसरे की कड़ियां हैं।
तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अच्छा साथियों, मेरे शेरों बीएसए दे शेरनियों, अगला क्वेश्चन बताइए। इसको लगा डाला तो लाइफ बहुत मस्त होने वाली है। आप लोग बताइए दोस्तों, देखते हैं इस सवाल को कौन लगा पाएगा। 30 सेकंड मिलेंगे और आपको ट्रायंगल काउंट करने पड़ेंगे, और 30 सेकंड है, और यहाँ पर करीब करीब 12, 11, 13, 15 इतने ट्रायंगल तो काउंट कर ही लोगे ना आप लोग 30 सेकंड में। आइए शुरू करते हैं। ओके बाय, गुड नाइट। तो जो यहाँ पर ये कह रहा है, ठीक है बच्चा, जाइए आप आराम से सोइए, आराम कीजिए। सबके बस की बात नहीं होती मेहनत करना। हाँ ठीक ना, अगर मैं लाखों लोग की बात करूंगा, दुनिया में केवल 10% लोग कामयाब क्यों हैं पता है? 90% लोग नाकामयाब है, क्यों है? क्योंकि उनके बस की बात नहीं है। एक इंसान को भाई उसकी औकात के बराबर ही मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरी बात को गलत सेंस में मत लीजिएगा। केवल दुनिया में 10% लोग ही कामयाब क्यों हैं? इसलिए हैं क्योंकि भाई वही लोग मेहनत कर सकते हैं। सबके बस की बात नहीं इतनी मेहनत करना, इतनी मेहनत से पढ़ना या कुछ सीखना। ओके, तो आप आराम कीजिए, तरक्की कीजिए, सोकर उन्नति कीजिए, लेकिन बाकी लोग को डिस्टर्ब मत कीजिए। अब मैंने आप लोग को ये चीज़ सिखा रखी है कि भाई इसमें मेरे 3 ट्रायंगल होंगे, इस वाले ब्लॉक में, इस वाले ब्लॉक में 3 ट्रायंगल होंगे, इस वाले ब्लॉक में 3 ट्रायंगल होंगे, और बाकी इसमें तो ऐसा बन नहीं रहा है क्योंकि ये वाला पॉइंट इससे मिलना चाहिए था। तो इस वाले में केवल एक ट्रायंगल ये हो गया, और एक बड़ा वाला ट्रायंगल पूरा काउंट करेंगे तो इतना हो गया। तो 3 3 3 3 9 2 11, तो 11 ट्रायंगल तो आप लोग के ये हो गए। तो 11 ट्रायंगल आपके ये हो गए। बाकी दोस्तों कौन कौन से ट्रायंगल हैं? एक हमारे से देखिए, इसको गिनिए। एक ट्रायंगल आपका ये बनेगा, ये जो आपका दिख रहा है इस तरीके से। एक ट्रायंगल आप लोग से देखिए इस तरीके से आपका बनेगा, ये ट्रायंगल बन रहा है आपका। एक ट्रायंगल दोस्तों ऐसे ही आप लोग को मैं बता दूं, यहाँ से एक इसको मिलाकर बनेगा, 3 हो गए। ऐसे दोस्तों एक आप लोग का इसको मिलाकर बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 4 ट्रायंगल हो गए, तो 11 और 4 15 ट्रायंगल बनेंगे। तो जिन लोग का भी आंसर 15 आया है, बिल्कुल राइट आया। तो अगर आपका आंसर 15 आ रहा है तो बिल्कुल राइट आ रहा है, वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। तो जिसका भी आंसर 15 आया है बिल्कुल सही आया। और दोस्तों आप लोग को बता दें, यहाँ पर मैंने आप लोग को किताब के बारे में बताया था, ओके ना। आप लोग का रेस्पॉन्स बढ़िया जा रहा है, लेकिन भाई आप लोगों में से जिन लोगों ने भी अभी तक बुक को नहीं लिया है, तो वो लोग सभी लोग आज ही इस किताब को ऑर्डर कर दें, क्योंकि इस किताब में मैंने देखा है, मुझे लगता है कि ये किताब जो है आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है। और सभी लोग को मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर जो लोग क्लास में नए हैं, ये है आपकी एसएससी जीडी की स्पेशल बुक। और जो लोग भी इस बुक का परचेस करना चाहते हैं या इस किताब के बारे में जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। इतना कॉल कीजिए, जाकर कॉल कर करके परेशान कर दीजिए कि सर मुझे किताब चाहिए ही चाहिए। उनसे कहिए आप, क्योंकि इस किताब को चक्षु के द्वारा निकाला गया है, बढ़िया किताब है। और इस किताब में आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, वो प्रैक्टिस सेट जो हूबहू आप लोग के एग्जाम पेपर की तरह हैं, आपके पेपर पर आधारित है। और आपको यहाँ पर 8 प्रीवियस पेपर मिल जाते हैं देखने के लिए। तो करीब 3200 क्वेश्चन है, और ये किताब बहुत ही सस्ती है, बहुत महंगी नहीं है। इस किताब को मैं अगर बात करूँ, यहाँ पर इस किताब को आप देख सकते हो, इस किताब में आप लोग को कुल मिलाकर 8 पेपर मिलेंगे। कैसे पेपर होंगे? जो आप लोग के सिलेबस पर आधारित है। जैसे मुझसे कई बच्चे फ़ोन करके पूछते हैं कि सर कौन सी किताब बेस्ट रहेगी, तो ये किताब में मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, जो लोग नए हैं, इसमें आपको 2019 के 2 पेपर, 15 के पेपर मिलेंगे, 13 के पेपर मिलेंगे, 12 के और 11 के। तो इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि भाई इस जो है आपके जीडी एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये भाई आप लोग किताब जरूर लीजिएगा। और इस किताब में आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं, जो आप लोग की प्रैक्टिस को बेस्ट से बेस्ट बना सकते हैं। इस किताब को अगर अंदर से खोलकर देखेंगे तो ये पेपर कुछ इस तरीके से दिखेंगे। तो ये है आपका एसएससी जीडी असम राइफलमैन परीक्षा का हल प्रश्न पत्र, जो 7 मार्च 2019 का पेपर है। सबसे खास बात यह है कि बिल्कुल जैसा पेपर आता है वैसा ही दिया गया है। कि रीजनिंग, तो रीजनिंग के 25 क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे, जैसा पेपर आता है रीजनिंग के 25 क्वेश्चन है। फिर जीके के भी इसमें आप लोग के 25 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं।
ओके ना। फिर आप लोग का मैथ के भी इसमें जो है 25 क्वेश्चन है। फिर हमारे जो होशियार विद्यार्थी अंग्रेज जो लोग हैं, अंग्रेज, तो अंग्रेज लोगों के लिए इसमें जो है 25 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं। फिर हमारे जो हिंदुस्तानी लोग हैं उनके लिए हिंदी के भी 25 क्वेश्चन है। तो एक सेट में आपको पढ़ने के लिए 125 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो ये ऐसा पेपर रहेगा। और खास बात ये भी है, इसके लिए आपको जो है आंसर शीट तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन आपको किसी से पूछना ना पड़े, किसी की मदद ना लेना पड़े। तो इसके लिए आपको किताब में पूरी आंसर शीट विद डिफाइन करके आपको दी गई है, जहां से आप लोग अपने प्रश्नों के उत्तर की जांच कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो उनको देखकर सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये किताब खुद में एक जो है गाइडर का काम करती है। खुद में एक किताब एक गाइड है जो आपको गाइड करेगी कि कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो इस किताब की अब बात करते हैं प्राइस की। तो दोस्तों सबसे पीछे इस किताब में जो है प्राइस दिए गए हैं। तो सबसे पहले आप लोग को वही बता दें, किताब वैसे तो अगर आप इस किताब को लेने जाएंगे तो ये किताब का रेट पड़ा हुआ है 199 रुपए। लेकिन अगर आप लोग नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो ये किताब सिर्फ आपको जो है 160 रुपए की मिलेगी। तो आप अपने 10% रुपए पर जो है बचा सकते हैं, डिस्काउंट पा सकते हैं। तो यहाँ पर 199 दे रखा है, लेकिन हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इस किताब पर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है ना। तो आप लोग इस किताब को जरूर लीजिएगा। धन्यवाद। आइए चलते हैं क्वेश्चन पर दोस्तों। तो देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने था, हमारा रीजनिंग चल रहा था। तो रीजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। आइए देखते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है और आपको देखना है P-E-A-R-E। P-E-A-R-E। तो दोस्तों एक आप लोग को यहाँ पर मैट्रिक्स दे रखी है और आपको बताना है कि P-E-A-R-E यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको बताइए। बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन से चेक करते हैं। जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा दोस्तों, जब कभी भी आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बाई ऑप्शन लगवाएंगे। आप लोग दोस्तों क्या करेंगे, आप लोग इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन जो है लगाएंगे। कैसे लगाएंगे देखिए। तो P00 कोड दे रखा है, यहां से बन नहीं रहा है मेरा, तो यहां से चेक करेंगे, यहां से चेक करेंगे, यहां से चेक करेंगे। तो 00 जीरो नंबर रो, जीरो कॉलम, ये मिल गया, P मिल गया, 00 पर P आ गया। 55 5 नंबर की रो, 5 का कॉलम E मिल गया, E 55 पर आ गया। A हमारा 22 2 नंबर रो 2 नंबर कॉलम, तो दोस्तों A मिल गया 22 पर। फिर 11 दे रखा है, 1 नंबर रो 1 नंबर कॉलम R मिल गया, तो 11 पर R मिल गया। फिर दे रखा है 96 दे रखा है, 96 तो 9 नंबर की रो 6 नंबर का कॉलम L में जो है 96, तो यहाँ पर तो L आ रहा है। तो दोस्तों देखना पड़ेगा यहाँ पर ये कुछ गलत दे रखा है या इसमें तो गलती मुझे दिख रही है। ओके ना। तो इसको पहली बात तो सही कर लीजिए, यहाँ पर आपका L दिया गया, क्वेश्चन गलत दे रखा है। इस जगह पर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, तो मेरे सभी प्यारे साथियों पर्ल का कोड याद करना, ना कि आप लोग का पीयर का। तो इसमें आपका E नहीं होगा, यहाँ पर L होगा। और L का कोड दे रखा है, 9 नंबर की रो है, 6 नंबर का कॉलम है, नंबर आपका 96 आ जाएगा। तो अगर आपका आंसर A आ रहा है तो बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। ठीक है ना। तो यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई परेशानी, सब कुछ आपको समझ में आ गया है। अच्छा आगे बढ़ा जाए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। अब देखिए, जो भी मैं देख पा रहा हूँ, जो भी आपके डाउट्स हैं कि भाई किताब कितने की है, कैसी किताब है, मैंने बता दिया। अब अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है नंबर दे रखा, मोबाइल नंबर। आपको जो भी जानना है, आपके सर आपका इंतजार कर रहे हैं आपके कॉल का, आप फोन कीजिए, बात कीजिए। बाकी की सारी जानकारी आपको फोन के द्वारा प्राप्त हो जाएगी। कैसे मंगवाना है, क्या करना है, आप खूब सारा जो है उनको जो है फोन कीजिए, उनसे बात कीजिए कि ऐसी किताब उनसे पूछिए। मैंने आपको बता दी किताब बढ़िया है, जो लेना चाहते हैं वो कॉल करके पूछ लीजिए। ठीक है ना। इसको देखिए, स्टैगफ्लेशन ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है। तो मैंने कल भी आप लोग को बताया था दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा स्टैगफ्लेशन से क्या तात्पर्य है। जीके दोस्तों, जीके जो है आप लोग बहुत पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जीके में सफल नहीं हो पाते हैं। जीके में अगर 25 क्वेश्चन आएंगे भी ना, तो बहुत मेहनत करके जाओगे तो भी 20 क्वेश्चन कर पाओगे बस। बाकी के 5 क्वेश्चन आपके रह ही जाएंगे, और नहीं पढ़ोगे तो
25 में से केवल 10 से 15 ही क्वेश्चन कर पाओगे, बाकी 10 क्वेश्चन गलत करके आओगे। तो जीके में क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कौन कौन से टॉपिक पेपर में आते हैं जो आप लोग को पढ़ लेने चाहिए, आज मैं उन टॉपिक को भी आपको बताऊंगा कि ये देखिए टॉपिक। तो इकोनॉमिक्स आती है जिसमें आपका स्टैगफ्लेशन हो गया, ठीक है ना, मंदी हो गया, ठीक है ना, इस तरीके से क्वेश्चन हो गया आप लोग के, ये पूछे जाते हैं आप लोग के, अवमूल्यन हो गया, मंदी हो गया, ठीक है ना। तो ये कैसे क्वेश्चन बनते हैं उनको जानेंगे हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन मतलब गतिहीन स्फीति। तो इसकी स्थिति में प्रसार के साथ जो है बेरोजगारी उत्पन्न होती है, अर्थात स्थिति में कीमतें तो बढ़ जाती हैं और बेरोजगारी, महंगाई आदि अर्थव्यवस्था में अपनी जड़ें जमा लेती है। तो जैसे कि युवा बेरोजगार है, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो इस स्थिति को बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग नोट करते चलेगा तो आपका सही जवाब हो जाएगा। तो इसमें आपका बढ़ता है अनएम्प्लॉयमेंट विद प्रीवेलेंस। तो प्रसार के साथ बेरोजगारी बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, इंसान कुछ खरीद नहीं पाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, बेरोजगारी उत्पन्न होती है, चीजों की कीमतें बढ़ जाती हैं और बेरोजगारी, महंगाई ये सब अर्थव्यवस्था में अपनी जड़ें जमा लेती है। तो ये है आपका स्टैगफ्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई मेरे भी आज सर में दर्द हो रहा है इसलिए मैं ज़्यादा तेज चिल्ला नहीं सकता, तभी मैं जो है आपको आराम आराम से समझा रहा हूँ। आज हमारे भी जो है सर में दर्द बहुत तेज हो रहा है, इसलिए ऐसे ही आप लोग पढ़ लीजिए, प्लीज़ मैनेज कीजिए। अब हमारा अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, इसको देखिए। सोडियम क्लोराइड नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। तो सोडियम क्लोराइड का जो सूत्र होता है आप लोग को पता होगा, NaCl है, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड नमक NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, वाहनों के पार्श्व दर्पणों में साइड मिरर में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, उत्तल, अवतल, समतल या फिर उल्टा हो जाएगा। आइए और इसका जवाब बताइए। तो दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वाहनों में जो साइड मिरर लगा होता है ना, कार हो गया, बाइक हो गया, तो इसमें आपका उत्तल प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है, कॉन्वेक्स। तो जिनका भी आंसर उत्तल आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया दोस्तों कि अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया में, अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया में लवण के साथ और क्या बनता है। तो दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूंगा कि अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया में लवण के साथ आपका जो है और क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है, ऑक्सीजन गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है या पानी बनता है, ठीक है ना, बताइए। हाँ तो देखिए दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूंगा तो आपका यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइए। हाँ तो दोस्तों अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया में लवण के साथ क्या बनता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पानी। तो जिनका भी आंसर पानी आ रहा है बिल्कुल राइट है। गलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, गलने की प्रक्रिया को बोलते हैं संलग्न, यानी कि फ्यूजन बोलते हैं, फ्यूजन। तो गलने की प्रक्रिया को दोस्तों क्या बोला जाता है, तो आप लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा, गलने की प्रक्रिया को बोलते हैं फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, पोटेशियम की खोज किसने की पोटेशियम की खोज किसने की, हम्फ्री डेवी ने, एलन ट्यूरिंग, बिल गेट्स, टिम बर्नर्ली। और क्लास को भाई देखिए लाइक करते चलेगा, क्लास को शेयर करते रहेगा। एमटीएस का स्टूडेंट भी अच्छा जे क्लास देख सकते हैं सर, प्लीज़ कोई तो बता दो। हाँ अगर आप एमटीएस के छात्र हैं तो आप रीजनिंग देखिए हमारे साथ में, जीके पढ़िए और मैथ पढ़िए। जब मैं हिंदी पढ़ाऊंगा तो हिंदी केवल जीडी वालों को पढ़ना है, एमटीएस में हिंदी नहीं आती है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। पोटेशियम, पोटेशियम की खोज भाई किसने की थी, आइए और इसका जवाब बताइए आप लोग। तो पोटेशियम की जो खोज की थी ये की थी आपके हम्फ्री डेवी। तो डेवी जी याद रखिएगा, हम्फ्री डेवी पोटेशियम के से डिनोट करते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है जिसमें कीट भी सम्मिलित हैं। तो प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है जिसमें आपके कीट भी सम्मिलित होते हैं, एनेलिडा है, कॉर्डेटा है, आर्थ्रोपोडा है, प्लेटीहेल्मिन्थीज है। तो देखिए दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, इसको बताइए। हाँ तो दोस्तों आपका यहां पर सही जवाब हो जाएगा आर्थ्रोपोडा।
तो दोस्तों आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है और इस संघ में आपके कीट भी शामिल होते हैं और कीटों का बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है? काइटिन का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आर्थ्रोपोडा होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो जिन लोग का भी आंसर आर्थ्रोपोडा आ रहा है बिल्कुल राइट है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की विराम अवस्था को चाल की अवस्था माना जाता है? बढ़ती हुई, कम होती हुई, ठीक है ना, विपरीत या फिर आपका शून्य होगा। हाँ तो देखिए दोस्तों, किसी वस्तु की विराम अवस्था को शून्य चाल की अवस्था में माना जाता है अगर कोई वस्तु रुकी हुई है। सपोज दैट आप लोग अपनी मेज और जो है अपनी कुर्सी और टेबल पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो एक पोजीशन पर है, रुके हुए हैं, तो आपकी जो स्पीड है, आपकी जो अवस्था है वो क्या है? उसमें जीरो स्पीड माना जाएगा, तो उसको जीरो चाल समझा जाएगा, शून्य चाल माना जाएगा। तो शून्य चाल की अवस्था मानी जाएगी अगर आप बैठे हुए हैं, कोई भी आप लोगों में गति नहीं हो रही है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रहों की गति बताने वाले नियमों को क्या बोलते हैं दोस्तों? ग्रहों की गति बताने वाले नियम को क्या बोलते हैं? जैसे कि न्यूटन्स लॉ, कैपलर लॉ, एवोग्राडो का लॉ, या फिर आपका हो जाएगा डिमॉर्गन लॉ। हाँ, शाबाश मेरे शेरों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रहों की गति बताने वाले नियम को बोलते हैं कैपलर्स लॉ। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैपलर लॉ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएमपी की फुल फॉर्म क्या है? बीएमपी, ओके, चलिए टेल मी नाउ क्या होगा राइट आंसर, फटाफट बताइए। ओके, वेरी गुड क्लास, आपका सही जवाब हो जाएगा बिट मैप। ओके, तो दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूंगा, यहां पर जो आपको दिया गया है बीएमपी, तो बीएमपी की फुल फॉर्म होती है बिट मैप, होती है बिट मैप। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता? देखिए, नोबेल पुरस्कार रसायन के क्षेत्र में 6 है, जैसे कि साहित्य हो गया, रसायन हो गया, भौतिक हो गया, चिकित्सा हो गया, इन सभी क्षेत्रों में आपका दिया जाता है। लेकिन गणित के क्षेत्र में कभी भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। फिर हम हमारे मैथ जैसे लोगों का क्या होगा? तो इनके लिए अलग अलग पुरस्कार बने। खैर, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नोट कर लीजिए आप लोग, यहाँ से मैथ हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा, गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 23 मार्च को किसके शहीद होने के याद में शहीद दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों आप लोग बताइए कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 23 मार्च को किसके शहीद होने की याद में? तो हमारे भगत सिंह जी, राजगुरु जी और सुखदेव जी, तो इनको फांसी दी गई थी, तो इसलिए यहां पर 23 मार्च को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है ना। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है मैथ। मैथ में आप लोगों में से कई सारे बच्चे परेशान होते हैं, सर मुझे मैथ बिल्कुल नहीं आती है, तो क्या मैं पास हो सकता हूं? नहीं हो सकते पास। जब तक जो पड़ाव है, जो रास्ता है, उस रास्ते में अगर आपको कामयाब बनना है, कामयाब इंसान बनना है, तो उस रास्ते पर चलना सीखना तो आपको पड़ेगा। सिखा तो कोई भी सकता है, लेकिन चलना आपको ही पड़ेगा। तो मैथ सीखने के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। मैं तो आपको पढ़ा ही रहा हूँ, उसके अलावा भी आप लोग कोशिश कीजिए कि जितने भी क्वेश्चन हम आपको पढ़ाते हैं उसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, यदि कुल संख्या 35,000 लोगों की है, तो साक्षर पुरुष, तो जो पढ़े लिखे जो पुरुष हैं और जो पढ़ी लिखी जो महिलाएं हैं, तो इनकी संख्या में अंतर कितना हो जाएगा? आइए और आप सब लोग बताइए कि आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, साक्षर पुरुष हैं 45% और साक्षर महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं 35%, तो इन दोनों का अंतर आ जाएगा 10%। तो हमें 10% की वैल्यू निकालनी है। टोटल दे रखा है 35,000 लोग हैं, तो 35,000 का 10% 3500 आ जाएगा। तो कितने जो है पुरुष और स्त्रियों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? तो साक्षर पुरुष और स्त्रियों में संख्या में अंतर हो जाएगा 3500 का। ओके, तो जिन लोग का भी आंसर 3500 आ रहा है बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, ये वाला क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग भी है। बताइए, एक गाड़ी 60 की स्पीड से 210 मिनट में तय करती है दूरी को। अगर गाड़ी की चाल 80 रख दूं मैं, तो वही दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? तो मैंने दोस्तों मान लिया दूरी ज्ञात करनी है, दूरी बराबर चाल जो कि 60 रखी है, समय
210 मिनट दे रखा है, ध्यान से बिल्कुल कीजिएगा। तो समय आपको क्या दिया गया? समय आपको 210 मिनट दिया गया। ओके, तो 210 मिनट है, 60 से डिवाइड कर दिया, 60 60 कट गया, तो दूरी आ गई 210 किलोमीटर दूरी आ गई मेरी। क्लियर है? अब इस चाल को मैं इस दूरी को 80 की स्पीड से पार करूंगा, तो समय याद करना है। तो समय बराबर दूरी 210 है, चाल कितनी है भाई? स्पीड 60 चल रही है, सॉरी स्पीड अब की 80 रखी है। तो भाई हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों आंसर मेरा आ जाएगा दोस्तों 8 दूनी 16, 5 21 बटे 8। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 2 सही 5 बटे 8 घंटे। तो यहाँ पर आपको कोई भी विकल्प सही नहीं दिया गया है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये होगा आपका 2 सही 5 बटे 8 घंटे। तो जिन लोग का भी आंसर आ रहा है 2 सही 5 बटे 8 घंटे, बिल्कुल राइट है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, आइए और इसका जवाब बताइए। एक वर्ग की अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या का अनुपात कितना होगा? साथियों अब आपको एक वर्ग दिया गया यानी कि स्क्वायर। आइए सबसे पहले देखते हैं हम लोग का स्क्वायर क्या हो जाएगा। दोस्तों ये मैंने स्क्वायर बनाया इस तरीके से, ध्यान दीजिएगा। तो मैंने दोस्तों एक मैंने यहां पर स्क्वायर बनाया दोस्तों, ये स्क्वायर हो गया। क्या हो गया इसको? ओके, अब एक स्क्वायर मैंने यहां पर बनाया और एक स्क्वायर के अंदर सर्किल है दोस्तों। यहां पर ध्यान दे, सर्किल लगे ना लगे लेकिन मानना है आप लोग को। एक मैंने यहाँ पर स्क्वायर के अंदर सर्किल बनाया और एक मैंने इसके परिवृत्त बनाया, बाहर की तरफ मैंने सर्किल बनाया इस तरीके से, परिवृत्त जो इन बिंदुओं से छूता हुआ जा रहा है इस तरीके से। तो इस तरीके मैंने यहाँ पर इस स्क्वायर के बाहर परिवृत्त बना दिया इस तरीके से। ये तो मैंने बाहर जो एक परिवृत्त बना दिया इस तरीके से, ठीक है ना। अब आपको इसकी अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या में अनुपात ज्ञात करना है। अगर मेरा स्क्वायर जिसकी भुजा ए है, तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर मेरा ये एक स्क्वायर है, अगर इसकी भुजा ये ए है, मैंने उसको मानी कि स्क्वायर की भुजा ए है, तो यानी कि दोस्तों जो अंदर वाला जो वृत्त है अंतः त्रिज्या आ जाएगी a बटे 2 आ जाएगी। अगर ये मेरा केंद्र है तो अंतः त्रिज्या कितनी हो जाएगी? स्मॉल r हो जाएगा, a अपॉन 2 हो जाएगा। और ये है हमारा दोस्तों बाहरी त्रिज्या, तो मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से यहां तक मिला दे रहा हूं यहां पर। तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, अब मेरा विकर्ण, इस वर्ग का जो विकर्ण हो जाएगा वो a√2 हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक a√2 हो जाएगा। तो परिवृत्त की त्रिज्या आ जाएगी हमारे यहां से a√2 बटे 2 आ जाएगी। तो आपको क्या ज्ञात करना है? आपको ज्ञात करना है यहां से अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या का अनुपात। तो अंतः त्रिज्या है आपकी a बटे 2, अनुपात परिवृत्त की त्रिज्या है a√2/2 है। तो 2 से 2 कट गया, a से आपका a कट गया, तो भाई कितना बचा हमारे यहाँ पर? इधर आ गया 1 बचा, इधर हमारा √2 आ गया। तो अंतः त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या में जो हमारा अनुपात हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। तो जिन लोग का भी आंसर आ रहा है 1/√2, बिल्कुल राइट हो जाएगा, तो पकड़ के कूट दो। तो अगर आपका आंसर ए आ रहा है, बिल्कुल राइट आ रहा है, वेरी गुड क्लास। आपका यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा? 1/√2 कितना हो जाएगा? 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए आप लोग, ये है मेरा अंतः वृत्त की त्रिज्या a बटे 2 और ये है मेरा परिवृत्त जिसका ये दे रखा है विकर्ण, विकर्ण का आधा परिवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा? a√2/2 हो जाएगा, त्रिज्या निकाल ली। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। समझ में आ गया आपको? आइए अब ले चलते हैं आपको आगे। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इसको लगाइए। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी ठोस गोलियां बनाई जा सकती हैं? अब देखिए आपका अगला वाला जो क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको जो दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। आइए मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, आप सभी लोग इसका जवाब दीजिए। पता है 217 बच्चे पढ़ रहे हैं क्लास में और 217 लोगों में से 24 लोगों ने क्लास में गदर काट रखा है। बाकी मेरे सारे स्टूडेंट जो है बिल्कुल ध्यान से पढ़ रहे हैं। ये 24 लोग लगातार मैं देख रहा हूँ बतिया रहे हैं, इनका कोई मतलब नहीं दुनियादारी से। भाई कहाँ से आते हो आप लोग? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है पढ़ने की। अकेले 24 लोग जो है यहाँ पर, इनको आगे की जिंदगी का जो है कोई उसकी टेंशन नहीं है, कोई नहीं चिंता नहीं है, बिल्कुल लापरवाह हो गए हो आप लोग। बाकी मेरे सारे विद्यार्थी बिल्कुल ध्यान से पढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोग के आंसर तक नहीं आ रहे हैं और अपनी बातों में लगे हुए हैं, मैं देख रहा हूँ लगातार।
आगे मत मत कहना मुझसे कि मैं सर पास नहीं हो पाया, मैं कामयाब नहीं हो पाया। गलती आपकी रहेगी। जो पढ़ेगा बीएससी जी सफल तो उसको जरूर देंगे, जो मेहनत करेगा उसकी कामयाबी कोई छीन नहीं सकता। ओके, तो भाई 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले को पिघलाया गया है और 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी ठोस गोलियां बनाई जा सकती हैं। तो जब गोलियों की संख्या ज्ञात करनी हो तो भाई क्या होगा, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर का होल ऑफ क्यूब कर देंगे। तो कैपिटल आर आपका 7 है, स्मॉल आर आपका 1 है, इसका क्यूब कर दीजिए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 343 हो जाएगा। तो इस प्रकार से भाई कितनी गोलियां बन जाएंगी, तो इसमें आपकी जो गोलियां बन जाएंगी तो ये बन जाएंगे आप लोग के 343 बन जाएंगे। तो जिन लोग का भी आंसर यहां से आ रहा है 343, बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब आपका अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इसको देखिए। तो 25,000 रुपए पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में राशि यदि उत्तरोत्तर वर्षों के लिए दरें क्रमशः 4% और 5% है तो कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समझिए। आइए दोस्तों इस विषय में आपको समझाते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तरोत्तर का मतलब होता है भाई 2 वर्षों की बात हो रही है, तो पहले वर्ष में ब्याज की दर 4% है, दूसरे वर्ष में 5% है। समझ गए आप लोग। तो 1 साल और 2 साल, पहले साल के लिए जो ब्याज की दर है वो 4% है, दूसरे के लिए 5% है। रुपया है 25,000, तो 25,000 का 4%, 2 जीरो कट गया, 25 चौक 100, 25 चौक 100 तो 1,000 रुपए हो गया, ये ब्याज का हो गया, 1,000 रुपया बन गया। समझते रहिएगा बिल्कुल ध्यान से। अब नीचे दोस्तों हमारा 25,000 का 5% कितना हो जाएगा, तो यहां से आपका कितना हो जाएगा, 25 पंजे 125, तो 1250 रुपए हो जाएगा। अब इस 1,000 का हमें 5% ब्याज और मिलेगा दूसरे साल में, तो 1,000 का 5%, तो जीरो कटेंगे 2 जीरो, तो 550 आ जाएगा। तो यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बन जाएगा, तो 0 5 2 1 1 2 200 और ये 50 आपका अलग हो जाएगा, तो 0 5 5 10 3 2300 हो जाएगा। तो दोस्तों 2300 का हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, 2300 का। अगर हमारा जो है 25,000 रुपए जो है ये हमारा जो है प्रिंसिपल है, तो इसमें 2300 जो है हमको क्या मिला है, तो इसमें हमको दोस्तों जो मिला है ये मिला है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस प्रकार हमारा जो मिश्रधन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा 27,300 रुपये। कितना आ जाएगा आपका, 27,300 रुपये आप लोग का जो है अमाउंट हो जाएगा। तो अमाउंट कितना आ जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 27,300 रुपये आ जाएगा। तो अगर आपका आंसर यहाँ से सी आ रहा है तो बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। समझ में आ गया आपको। हाँ, अब लेकर चलते हैं आपको आगे। इसको देखिएगा, अगला वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों जो लोग क्लास में नए आए हैं और जो लोग क्लास में नहीं आ पाए हैं, सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए जिससे कि सभी लोग क्लास को ज्वाइन कर सके। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है क्लास को शेयर करेंगे, और अगर आप लोग का प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहेगा तो हम भी आप लोग के लिए रेगुलर बेस पर ऐसे ही मैं पूरे पेपर ही करवाता हूँ हमेशा। पूरे पेपर में फ़ायदा ये मिलता है कि आप लोग को मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, कैसे दिमाग चलाना है एग्जाम में, वो सब आप सीख जाएंगे हमारी क्लासेस से। पढ़े कहीं भी, लेकिन एक बार बीएसए क्लास पर जरूर आएँ, जिससे आप अपनी तैयारी को जांच सकें कि जो भी आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि हर टीचर आपको बेस्ट पढ़ाता है। पूरे यूट्यूब की मैं बात करूंगा, बेस्ट से बेस्ट टीचर भरे हुए हैं, बहुत बढ़िया आजकल आप लोग को पढ़ा रहे हैं। आप सबसे पढ़िए, मैं नहीं मना करता, आप सबसे पढ़िए, क्योंकि हर टीचर बहुत बेस्ट पढ़ा रहा है आप लोग को आजकल। लेकिन सबसे पढ़ने के बाद एक बार बीएसए पर जरूर आइए, देखिए कि क्या आपने जो पढ़ा है उस पढ़े होने के बाद में क्या आप हमारे पेपर को सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, जहां पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए और हमारी क्लास को देखकर इन पेपर को सॉल्व करते रहिए। इससे आपको बहुत सारे एडवांटेज मिलेंगे अपने एग्जाम में। अब मेरी बात पर फोकस कीजिएगा कि एक वस्तु की चिन्हित कीमत है 100 रुपए, 2 वस्तु की खरीद पर 25% डिस्काउंट मिलता है। 2 चीजें हैं जिन पर हमें 25% का डिस्काउंट मिलता है, 2 चीजों पर हमको 25% का डिस्काउंट मिलता है, प्लस बाकी की दोस्तों जो 4 वस्तुएं हैं, 4 वस्तुओं पर 43% का डिस्काउंट मिलता है। 43 मतलब हो जाएगा 57, बचा 57%। इस प्रकार 6 वस्तुएं खरीदे तो 4 और 2 6, तो 6 वस्तुओं पर कितने परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा, तो मैंने लिख दिया 100 माइनस का x लिख दिया। तो हमने यहां पर 100 माइनस का x लिख दिया है। तो अब आप लोग मुझे दोस्तों बताइए कि x का मान दोस्तों क्या होगा, बताइए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो 75 दूनी ये कितना हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा। इधर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, तो भाई 4
सत्ते 7 चौक 28, 2 लगा हासिल, 4 पंजे 20, 21 22, 228 हो गया। बराबर आपका 600 माइनस का x आपको दिया गया है ना। अब 808 5 2 7 2 1 3 378 आ गया। ये 6 है, इस 6 से डिवाइड कर दो तो यहां पर 100 माइनस का x हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों 6 छंग 36, 6 3 18, 100 है 63 घटा दो तो x बराबर 100 माइनस का 63 आ जाएगा। तो कितने परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा आपको? इस चीज पर आपको 37% का प्रभावी डिस्काउंट मिलेगा। तो डिस्काउंट आपका कितना हो जाएगा? 37% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है ना। तो जिन लोग का भी आंसर आ रहा है दोस्तों 37% बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसको देखिए। अब आपका अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, इसको बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। ध्यान दीजिएगा। ये कौन आ गया क्लास में भाई? किसको ये प्रॉब्लम लग गई दोस्तों? नवीन जी भाई, संकट को खत्म करें, कल्याण करें। आपकी जिम्मेदारी है लोगों का कल्याण करना, हो गया ना। तो बिल्कुल कल्याण भवास्ति, आप लोगों को कल्याण करें। आपको इसलिए मैंने बनाया ताकि लोग जो है फालतू के कॉपी पेस्ट ना कर सकें। जिनके आंसर आ रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा बाहर का दरवाजा दिखाइए क्लास का, कम से कम पढ़ने वाले लोगों को तो डिस्टर्ब ना हो। अब देखिए, तो एक आदमी 10 की चाल से चल रहा है, लेकिन हर 1 किलोमीटर चलने के बाद उस आदमी को 2 मिनट का विश्राम लेना ही लेना है। तो 5 किलोमीटर की दूरी में, तो 5 किलोमीटर की दूरी में तय करने में कितना समय लगेगा, इसको बताइए। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको देखिए। आपका यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, इसको देखिए। तो आपको पता है दोस्तों, 1 किलोमीटर चला, 1 किलोमीटर चला में 2 मिनट सो गया, ये 2 मिनट सो गया। फिर एक चला, फिर आपका 2 मिनट सो गया। फिर एक चला आपका, फिर आपका 2 मिनट सो गया। फिर एक चला आप लोग का, फिर 2 मिनट सो गया। और फिर एक चला दोस्तों, तो 5 किलोमीटर हो गया। तो एक 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 5, तो टोटल 5 हो गया। अब समय निकालना है, समय। तो वैसे समय बराबर दोस्तों क्या होता है? समय बराबर आपका होता है दूरी बटे चाल होती है। समय बराबर आपका दूरी बटे चाल होती है। दूरी है 5 किलोमीटर एंड चाल है 10, तो समय लगता आधा घंटा लगता, आधा घंटा तो 30 मिनट लगते हैं। तो वैसे हमको 30 मिनट लगते हैं, लेकिन बीच में ये 4 बार तो रुका है, तो 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, तो 4 दूनी 8, तो 8 मिनट और लग गए। तो कुल मिलाकर इसको जो है इस दूरी को पार करने में, इस दूरी को पार करने में जो दोस्तों क्या हो जाएगा, 38 मिनट का समय लगेगा। तो 5 किलोमीटर की दूरी को पार करने में कितना समय लगेगा? 36 नहीं आएगा, 38 आएगा। देखो ना बीच में ये 5 है ना, 5, तो बीच में एक बार 2 मिनट रुका, 2 मिनट रुका, 2 मिनट रुका, 2 मिनट रुका, तो बीच में 4 बार रुक गया, तो 4 दूनी 8 होता है। तो वही 36 क्यों आएगा? 4 दूनी तो 8 है, तो 30 और 8 38 होगा। 38, 36 वाले गड्डी साइड कर लो, 38 आ जाएगा, 38 आ जाएगा। अब ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने, एक पार्क है। तो भाई एक आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई 50 मीटर है, चौड़ाई आप लोग की 30 सेंटीमीटर है। अच्छा, इस पार्क के चारों ओर, इस पार्क के चारों ओर हमको पता है क्या करना है? 10 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है। ओके, तो यदि रास्ता बनाने की लागत 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, तो रास्ते को बनाने में कुल कितनी लागत आएगी, ये आपको ज्ञात करना है। तो आइए आप लोग बताइए मुझको, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लगा लेंगे ना आप लोग? मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है। हमें अपने बीएसए क्लास के एक एक विद्यार्थी पर इतना भरोसा है कि आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से लगा सकते हैं। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, हमारी क्लास में रेगुलर बने हुए हैं, तो इस सवाल को लगाने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। आइए दोस्तों, और इसका जवाब बिल्कुल बताइए, ध्यान से कीजिएगा। हमारी शुभकामनाएं आप लोग के साथ हैं। तो मैं 30 सेकंड का वक्त दूंगा आपको समझने के लिए। आप सोचिए, समझिए और जवाब दीजिए। मान लीजिए कि आज आपका एग्जाम पेपर चल रहा है और इस पेपर में एक क्वेश्चन आ गया है। यही वो क्वेश्चन है, अगर आपने नहीं किया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, और अगर आपने इस क्वेश्चन कर दिया तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। तो ये वो क्वेश्चन आ चुका है। 30 सेकंड आपके पास है, जो करना है कर लो, बताइए। करवाएंगे सब, चंदन जी परेशान मत होइए, ग्रुप डी का पेपर भी करवाएंगे। बात यह ना कि पूरे दिन करते करते जो है टाइम ही नहीं मिल पाता है, और लोग की मुझे क्लास तैयार करवानी पड़ती है, तो उस वजह से हमें क्लास कराने के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है। बाकी मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि आप लोग को सारी क्लास में प्रोवाइड कराता रहूँ।
और बाकी बच्चों जिन लोगों को भी दूसरे लोगों से दिक्कतें आ रही हैं, जो गालियां बक रहे हैं या गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ओके ना, उनका स्क्रीनशॉट लीजिए, मुझे टेलीग्राम बताएगा, नहीं तो नवीन से कह दीजिए। बाकी की कार्यवाही आगे नवीन जी कर लेंगे, ओके ना, क्योंकि मेरा पूरा टोटल जो फोकस है वो मैथ लगाने में है, तो अभी मैं लोगों के कमेंट ज़्यादा पढ़ नहीं पा रहा हूँ। अब देखिए, एक पार्क जिसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। तो दोस्तों ये पार्क है हमारा, बढ़िया पार्क है, इसमें फुलवारी लगी हुई है। तो इस पार्क में अगर मैं बात करूंगा 50 मीटर लंबाई है और चौड़ाई हमारी 30 मीटर है। इसको मैं अंदर लिखता हूँ यहाँ पर, देखिए दोस्तों, 50 मीटर लंबाई है और चौड़ाई मेरी क्या है, 30 मीटर है। और इस पार्क के मैंने बाहर बनाया है 10 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस पार्क के मैंने बाहर चारों तरफ 10 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया। 10 मीटर मतलब दोस्तों क्या हो गया, ये 10 मीटर हो गया, इधर 10 मीटर, इधर 10 मीटर हो गया। तो यानी दोस्तों ये 30 है, तो 30 और 20 50 हो जाएगा। तो ये आप लोग का 50 आ गया। और इधर भी 10 मीटर होगा, 10 मीटर चौड़ा, इधर भी आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, 10 मीटर चौड़ा। तो कितना है ये 50, तो ये 50 60 70 हो जाएगा। तो ये 70 आ गया। तो हमको सड़क का पहले क्षेत्रफल निकालना है। देखिए दोस्तों, ये हमारी सड़क हो गई। तो ये जो हम आपको जो येलो येलो पार्ट देख रहा ना, ये सड़क है। तो ये आप लोग की यहाँ पर सड़क आ जाएगी, सड़क। इस सड़क का क्षेत्रफल दोस्तों कितना आ जाएगा, इस सड़क का क्षेत्रफल दोस्तों निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो जो टोटल आयत दे रखा है ना, टोटल आयत, तो टोटल में से आप लोग जो है इस नीले वाले आयत के क्षेत्रफल को घटा दो दोस्तों यहाँ पर। तो इस टोटल वाले में से आप लोग नीले वाले आयत के क्षेत्रफल को घटा दो। कैसे करेंगे देखिए, अब आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो बड़ा वाला जो आयत है जिसकी लंबाई 50 है, चौड़ाई आपको 70 दे रखी है, इसमें से आप लोग अंदर वाला जो आपको आयत ये वाला जो दे रखा है अंदर ब्लू वाला पार्ट, इसकी लंबाई 50 है, चौड़ाई 30 दे रखी है, घटा देंगे तो 7 पंजे 3500 माइनस 5 दिया 1500। तो जब बड़े वाले में से इस नीले वाले को घटा देंगे तो केवल पीला वाला बचेगा। तो पीला वाला जो सड़क है, तो सड़क का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, तो 35 और 1500 यानी 2000 आ जाएगा। तो 2000 मीटर आ गया स्क्वायर क्षेत्रफल सड़क का। तो सड़क का क्षेत्रफल मेरा कितना आ गया, 2000 आ गया। अब आप लोग देखिए यहां से प्रति वर्ग मीटर, तो वर्ग मीटर की लागत है 2 रुपए। 2 रुपए 1 मीटर स्क्वायर की कीमत कितनी है, तो 1 मीटर स्क्वायर की कीमत है 2 रुपया है। तो इस प्रकार आपको निकालना 2000 मीटर स्क्वायर। तो इस क्षेत्रफल को यहां पर अगर मैं बात करूंगा, सर 70 कैसे आ गया, सोनी जी अभी मैं बता रहा हूं। तो 2 इंटू 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस सड़क को बनवाने में 4000 रुपए का खर्चा आ जाएगा। अच्छा 70 कैसे आ गया ये पूछना है आपको, ऐसे आ गया बेटा 70। यहां पर ध्यान देंगे आप लोग, मेरी बात को गहराई से समझिएगा। ये 10 है ना, ये भी आपका दोस्तों कितना है, 10 है दोस्तों, ये 10 है, ये 10 है। अच्छा यहां से लेकर यहां तक कितना है, 50 है ना, ये 50 दे रखा है। बाकी दोस्तों यहां से लेकर यहां तक ये 10 हो गया, और मेरे दोस्त 10 यहां तक हो गया। तो 50 10 और 10 कितना हो जाएगा, तो 50 60 70। तो टोटल डिस्टेंस जो यहां से लेकर यहां तक आ गई ना, ये कितनी आ गई, तो यहां से मेरे दोस्तों ये चौड़ाई आप लोग की 70 ऐसे आ गई है। समझ में आ गया आपको। तो अगर आपका आंसर यहां पर 4000 रुपए खर्चा आ रहा है, तो इस सड़क को बनवाने में कितनी लागत आएगी, इस सड़क को बनवाने में जो आपकी लागत आएगी ये आ जाएगी आपकी 4000 रुपए आ जाएगी। ठीक है ना, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं समझने में। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है। दोस्तों अब आप लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, उस वर्ग के अंदर एक वृत्त है। दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है और उस वर्ग के अंदर एक वृत्त है। तो वृत्त का जो सबसे बड़ा महत्तम क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा। तो आइए और आप लोग मुझको बताइए कि आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए समझिए, तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं, यहां से एक हमको वर्ग दे रखा है, ये हमने बना लिया, एक वर्ग बना लिया, और इस वर्ग के अंदर मैंने एक बड़े से बड़ा सर्कल बनाया जो इन चारों भुजाओं को टच करते हुए बन रहा है। तो ये मैंने सर्कल बना लिया, ये केंद्र हो गया। अब मैंने इस पॉइंट को इससे मिला दिया, इस पॉइंट को इससे मिला दिया। अगर वर्ग की भुजा 4 है ना, 4, तो वृत्त की त्रिज्या 2 आ जाएगी। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको तो मैंने पढ़ा ही रखा है कि भाई वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। आर दे रखा है, 2 दे रखा है, तो पाई 2 का स्क्वायर। तो आपका आंसर 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल आपका आ जाएगा 4 पाई वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है ना, तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब लेकर चलते हैं आप सभी को आगे। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इसको लगाइए। आइए मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी लोग बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, मेहनत कीजिए। बीएससी जी आपको कामयाबी जरूर देंगे, बस ऐसे ही मेहनत करते रहिए। तो 3 साल पहले ए, बी और सी की जो औसत आयु है ना, ये आपकी 27 वर्ष थी। और दोस्तों 5 साल पहले बी और सी की औसत आयु जो थी 20 वर्ष थी। तो आप लोग हमको बताइए कि ए की वर्तमान आयु क्या है। दोस्तों ए की वर्तमान आयु क्या है, आप सभी लोग हमको बताइए कि यहां से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, तो 3 साल पहले इन तीनों का आपको दे रखा है 27 साल, तो 27 इंटू 3 ये योगफल आ गया। अब 3 साल पहले है तो 3 साल आगे लाने के लिए, 3 साल इनको आगे लाने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसकी 3 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने चलिए आप लोग इसको लगाइए, देखते हैं सबसे पहले आप लोगों में से कौन बताएगा। ओके, तो देखिए दोस्तों क्या करेंगे आप लोग, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 27, तो 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 7 8 81, 3 तिया 9, 90 आ गया। यानी दोस्तों अभी ये तीन लोग जो हैं आपके ए प्लस बी प्लस सी, तो इन तीनों का योगफल आपका 90 आ गया है। अब 5 साल पहले दे रखा है बी और सी का औसत आयु, दो लोग हैं तो 20 दूनी 40 हो जाएगा, प्लस अब दो लोग हैं 5 साल पहले का है, तो 5 साल आगे लाएंगे दोनों लोगों को, तो 20 दूनी 40, 5 दूनी 10, तो ए और सॉरी बी और सी इनका योगफल आपका 50 आ जाएगा। 50 आ गया, तो ए की आयु ज्ञात करनी है। तो भाई ए की आयु कितनी हो जाएगी, तो ए की वर्तमान आयु आ जाएगी, तीनों की 90 है, दोनों की 50 है, बी और सी की। तो इस प्रकार मैंने घटा दिया यहां से, ए बी सी में से बी सी घटा दिया, तो ए बराबर आ जाएगा 90 माइनस का 50, तो ए की वर्तमान आयु दोस्तों कितनी आ जाएगी, 40 वर्ष आ जाएगी। ओके ना, तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे प्रेजेंट टाइम में ए का जो एज होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 40 ईयर हो जाएगा। तो जिन लोग का भी आंसर यहाँ पर 40 वर्ष आ रहा है, बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया करा आप लोगों ने। और मैंने देखा आप लोगों ने जवाब गलत दिए हैं। सर +3 कैसे आ गया, अरे +3 कैसे आ गया, ये वाली बात, ये प्लस मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मेरे दोस्तों ये 3 साल पहले का दे रखा है, तो मैंने यहाँ पर 3 और 3 लोगों की मल्टीप्लाई की है, ये साल है और ये लोग हैं, तो 3 साल और 3 लोग, इनको मैंने 3 साल आगे बढ़ाया, तो 3 × 9 = बढ़ेगी सबकी आयु। जैसे कि मान लीजिए आप हो गए, आपका मैंने नाम एक्स दे दिया और हम वाई हो गए, ओके ना। आज अगर हमारी एज, अगर मैंने मान लिया कि अगर मेरी एज जो अभी जो है 23 है और अगर आपकी एज जो है 18 है, तो अगर हम लोग 1 साल आगे बढ़ेंगे ना, तो यानी कि एक हम भी बढ़ेंगे एक तुम भी बढ़ाओगे, तो यानी कि 2 साल बढ़ेगा ना। अगर 2 साल आगे बढ़ेंगे तो दो हम भी बढ़ेंगे, दो आगे तो 4 बढ़ेगा ना। तो इस तरीके से अगर जितने व्यक्ति अगर उनको उतने साल आगे ले जाएंगे ना, तो उन व्यक्तियों को उनके सालों से मल्टीप्लाई करते हैं, ओके ना। तो वैसे ही मैंने यहां पर भी दोस्तों किया, ये 5 साल है और 2 लोगों का दे रखा है, 2 लोगों का दे रखा है, तो साल को लोग से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इतना आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है ना। तो अगर आपका आंसर 40 आएगा तो बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब हमारा अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है और आप लोग हमको बताइए कि आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसको देखिए, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। साथियों अब आप लोग बताइए कि भाई 100 से कम सभी विषम संख्याओं का आपका औसत क्या होगा, 49.5, 50, 50.5 या 51। तो देखते हैं आप लोगों में से कौन बताएगा कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, तो 100 से कम सभी विषम संख्या, जैसे कि 1 आ जाएगा, तो 1, 3, 5। हाँ इंग्लिश में दिखा तो रहे हैं आप लोग को, इंग्लिश में भी आपको दिखा रहे हैं, हिंदी में भी क्वेश्चन दिखा रहे हैं। तो क्वेश्चन पढ़िए, द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 100 विल बी, कितना हो जाएगा, तो 1, 2, 3, 2, 5, ऐसे ही आपको सीरीज 99 तक का निकालना है, ओके ना। तो औसत ज्ञात करना है। संख्याएं दोस्तों कितनी है आपको पता है अच्छी तरीके से, बेटर पता है कि संख्याएं आपकी 1 से 99 तक कितनी आ जाएंगी, आपको पता है 50 संख्याएं दे रखी हैं। तो यहां से पहले हम क्या निकालेंगे, इनका योगफल निकाल लेंगे। तो जर्नल फॉर्मूला लगाएंगे, जर्नल, तो L + A अपॉन में आपका होता है 2, L - A अपॉन में दोस्तों होता है D, और
यहाँ पर प्लस का 1 होता है। ये है किसी भी सीरीज का जर्नल फॉर्मूला योगफल निकालने का। तो एल हमारा दे रखा है 99 लास्ट नंबर, फर्स्ट नंबर है 1/2, लास्ट नंबर है 99, फर्स्ट नंबर है 1, और डिफरेंस दो पदों के बीच का जो अंतर है वो 2 दे रखा है, प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से भाई कितना हो जाएगा, ध्यान देंगे आप लोग। ये आप लोग का यहाँ से आ गया है 99 100/2, 50 आ गया यहाँ से। एंड इधर आपका कितना हो जाएगा, 99 में से बन जाएगा 98 बचेगा। 98 में से अगर मैं 2 को डिवाइड करूंगा तो 49 आ जाएगा, 49 प्लस 1 50 आ जाएगा। तो इन संख्याओं का योगफल मेरा 2500 आ जाएगा। ये मेरा योगफल आ गया। अब हमको ज्ञात करना है औसत 50 संख्याओं का। तो एवरेज कितना हो जाएगा, तो एवरेज हो जाएगा 2500, योगफल है, संख्या 50 है, तो 0 0 काट दिया मैंने यहाँ पर, 25 0 का 0 लिख दिया। तो हमारा जो औसत है वो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। हमारा जो औसत है वो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो डायरेक्ट आपका आंसर यहाँ से 50 आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, ये फॉर्मूला आप लोग का बेस्ट है, चाहे कोई भी सीरीज हो, चाहे इवन नंबर की हो, ऑड नंबर की हो, या 10 का डिफरेंस आ रहा हो, 50 का डिफरेंस आ रहा हो, कोई भी सीरीज हो, कितने का भी डिफरेंस हो, आप इस जर्नल मेथड से कोई भी सवाल की सीरीज का योगफल निकाल पाएंगे। ठीक है ना। अब ले चलते हैं आप सभी को आगे। अब आप इस सवाल को देखिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, पता आपको कैसे लगाना है। जैसे आपको दे रखा है कि 1/516, आपको दे रखा है 1/5 × 6 दे रखा है, प्लस 1/6 × 7 दे रखा है, ऐसे 1/7 × 8 दे रखा है। तो ऐसे इसके 20 पदों का योगफल लगाना। देखिए 5 से शुरुआत हो रही है, 5 6, और 20 पदों तक अगर आगे बढ़े तो देखिए 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 15 16, है ना, 16 17 17 18 19 20 21 22। तो ऐसे करके पहुंचेगी 1/23 × 24 तक, प्लस 1/24 × 25 तक। तो ये हो गए आप लोग के 20 पद हो गए। तो इनका योगफल निकालना है। योग क्या होगा, तो देखिए 1/5 माइनस का 1/6 लिखेंगे इसको, सही है ना। तो 6 पंजे 30, और ऊपर 6 में से 5 है तो 1 ही बचेगा, प्लस ऐसे ही इसको लिखेंगे 1/6 माइनस का 1/7 लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे 1/7 माइनस का 1/8 लिखेंगे। समझ में आ रहा है आप लोग को। तो भाई यहां से हम लोग ऐसे जाएंगे, यहां पर रखा है 1/23 माइनस का 1/24, फिर प्लस का 1/24 माइनस का 1/25। तो 1/6 1/6 7 7 8 8 24 24 सब कट जाएगा। तो पहला वाला जो नंबर दे रखा है वो 1/5 दे रखा है, माइनस अंतिम नंबर दे रखा है 1/25 दे रखा है। तो इनका योगफल हो जाएगा आपका 25, 25, तो 5 में से एक जाएगा तो 4/25 आ जाएगा। तो आपका यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा, 4/25 आ जाएगा। और 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे, तो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, फिर 25 से कम 25, 10 में से 5 गया 5 बचेगा, 3 में 2 गया आपका 1 बचेगा, पॉइंट 0 लगा हुआ है, 25 छक्का 150। तो यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 0.16। तो अगर आपका आंसर यहाँ पर आ रहा है 0.16 आ रहा है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अगर आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, तो प्रथम 20 पदों का योगफल कितना हो जाएगा, तो पहले 20 पदों का इसका योग आ जाएगा 0.16 आ जाएगा, 0.16। तो अगर दोस्तों आपका आंसर यहाँ पर ए आ रहा है तो बिल्कुल राइट आ रहा होगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सब कट जाएगा। तो ऐसा सवाल जब कभी भी आपके एग्जाम में आएगा तो केवल आपको पहला वाला नंबर देखना होगा और आपको लास्ट वाला नंबर देखना होगा, उनको जोड़ देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों हिंदी आता है जीडी में। तो जीडी में हिंदी के क्वेश्चन बहुत मजेदार आते हैं, बहुत सिंपल आते हैं, कोई भी कर सकता है उनको। तो दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति करने के लिए आपको 4 शब्द दिए गए हैं और आपको बताना है कि आपका यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दिशाहीनता, दिशाहीनता गंतव्य स्थान तक पहुंचने में, फिर बीच में ब्लैंक होगा, होती है, साधक होती है, बाधक होती है, घातक होती है, सहायक होती है। तो दोस्तों आपको बता दें सहायक होती है। तो दिशाहीनता गंतव्य स्थान तक पहुंचने में सहायक होती है। तो अगर आपका आंसर सहायक आ रहा है तो बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। इस परिस्थिति में, इस फिर बीच में ब्लैंक दे रखा है, ब्लैंक, इस ब्लैंक परिस्थिति में आपकी सहायता करना कठिन है। तीक्ष्ण, कठिन परिस्थिति, गंभीर परिस्थिति या विषम परिस्थिति, बताइए। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखते हैं आप लोगों में से कौन बताता है।
हाँ, तो देखिए दोस्तों, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूंगा तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस कठिन परिस्थिति में आपकी सहायता करना कठिन है। तो परिस्थितियां कैसी होंगी? परिस्थितियां बहुत कठिन है, जिसमें आपकी सहायता करना बहुत ही कठिन हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कठिन हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। साहित्यकार की रचना करने की इच्छा क्या कहलाती है? सर्जना, सर्जना, मुमूर्षा, मुमुक्षा, या फिर आपका हो जाएगा शीश रशा। बताइए। तो बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोग के सामने है, और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साहित्यकार की रचना करने की जो इच्छा है, इसको बोलते हैं सर्जना। साहित्यकार की रचना करने की जो इच्छा होती है, इस इच्छा को बोलते हैं हम लोग यहां से सर्जना बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग के सामने आपको दिया गया है। रामायण और महाभारत का समय ब्लैंक हो गया है, पर यह ग्रंथ आज भी नए हैं। आज भी दोस्तों महाभारत आता है, रामायण आती है ना, बिल्कुल आज भी ऐसे ही देखते हैं दोस्तों, जैसे कि आजकल की ही बात हो। तो रामायण और महाभारत का जो समय है क्या हो गया? अतीत हो गया है, अभिभूत हो गया है, अभिनीत हो गया, कालातीत हो गया। देखते हैं आप लोगों में से कौन बताता है। तो आपका राइट आंसर कालातीत हो गया। तो रामायण और महाभारत का समय कालातीत हो गया है, पर ये ग्रंथ अभी तक नए हैं। पर ये ग्रंथ अभी तक नए हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा। ओके। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग के सामने आपको दिया गया है। दिए गए वाक्यों में कुछ त्रुटियां हैं, कुछ ठीक है। तो वाक्य के जिस भाग में त्रुटि है, आप उसको चुनिए और बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। तो दीपावली पर कुछ लोग चमचमाती चांदी के बर्तन खरीदने का लोभ संवरण ना कर सके। दीपावली पर कुछ लोग चमचमाती चांदी के बर्तन खरीदने का लोभ संवरण ना कर सके। तो इस क्वेश्चन में गलती कहां पर है दोस्तों? इस क्वेश्चन में गलती कहां पर है, ये आपको बताना है। ये जो चमचमाती रहेगा ना, चमचमाती, ये चमचमाती जब हो जाएगा चांदी के बर्तन है ना, तो चांदी के बर्तन चमचमाते नहीं होंगे, चमचमाते होंगे। तो दोस्तों गलती आप लोग के चमचमाती में है। तो चमचमाती अलग चीज है, चांदी के बर्तनों की बात हो रही है। तो दीपावली पर कुछ लोग चमचमाते चमचमाते चांदी के बर्तन खरीदने का लोभ संवरण ना कर सके। तो चमचमाते चांदी के बर्तन होगा, चमचमाते चांदी के बर्तन होगा, ना कि चमचमाती। समझ गए आप लोग? अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग के सामने है। चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी भूतल में, पृथ्वी तल और आकाश में फैली हुई है। अब आप लोग मुझको बताइए कि इसमें गलती कहां पर है। देखते हैं आप लोगों में से कौन बताता है। देखिए भूतल में, भूतल और पृथ्वी तल दोनों साथ नहीं जाएंगे। अगर आप लोग भूतल लगा रहे हो, पृथ्वी तल लगा रहे हो, तो बात एक ही है। समझ गए आप लोग? तो इसमें गलती आप लोग की तरह की यहां से भूतल में। तो दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूंगा तो यहां पर भूतल नहीं आएगा, नहीं तो आपका सुपरफ्लुअस हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि भूतल का मतलब पृथ्वी ही होता है। भूतल का मतलब आपका पृथ्वी ही होगा। तो चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी पृथ्वी तल और आकाश में फैली हुई है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी में आपकी गलती दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और भाई सभी लोग, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हो, लाइक करते रहेगा, क्लास को शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। स्वतंत्रता संग्राम में प्राण गंवाने वाले वीरों के सम्मान में सरकार ने एक दिन के सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। स्वतंत्रता संग्राम में प्राण गंवाने वाले वीरों के सम्मान में सरकार ने एक दिन के सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। क्या लगता है आपको गलती कहां पर है? इस क्वेश्चन में कोई भी गलती नहीं है। तो दोस्तों यहां पर आपकी कोई भी गलती नहीं है, बिल्कुल राइट है। आपका ये सेंटेंस बिल्कुल परफेक्ट है। यहां पर इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया। नीचे दिए गए शब्दों का उपयुक्त विलोम बताने के लिए 4 विकल्प प्रस्तावित है। अब विलोम, सहानुभूति, एक होता है किसी को सहानुभूति, सिंपैथी देना। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? घृणा। सहानुभूति का उल्टा क्या हो जाएगा? घृणा करना, किसी से नफरत करना। एक होता है सिंपैथी दिखाना, एक होता है नफरत करना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सहानुभूति का विलोम शब्द आपका घृणा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग के सामने है। पाश्चात्य, पाश्चात्य का उल्टा क्या हो जाएगा? हाँ बताइए। पाश्चात्य मतलब पश्चिमी होगा ना, तो इसका आपका उल्टा हो जाएगा दोस्तों पौर्वात्य, यानी कि पूर्वी। तो दोस्तों तो ये जो आपको दिया ना पाश्चात्य, इसका मतलब आपका दे रखा है पश्चिमी, दे रखा है पश्चिमी। और पौर्वात्य, इसका मतलब आपका क्या होता है? तो पौर्वात्य, इसका मतलब आपका होता है पूर्वी होता है, पूर्वी।
तो पूर्व पश्चिम, वैसे दोस्तों पश्चिम में पूर्वी दे रखा है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, शाश्वत। शाश्वत का मतलब स्थायी होता है और इसका उल्टा नश्वर होता है, यानी कि अस्थायी क्षणिक। तो शाश्वत का उल्टा होता है क्षणिक, नश्वर। शाश्वत मतलब होता है स्थायी और नश्वर मतलब होता है क्षणिक। तो शाश्वत का उल्टा क्या होगा? शाश्वत का उल्टा आप लोग का जो है नश्वर हो जाएगा, ठीक है ना। शाश्वत का उल्टा क्या हो जाएगा आपका? नश्वर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची आपको बताने हैं। धरती, तो धरती का पर्यायवाची क्या होगा? धरती का चंचला, विपुला, सरसी, अचला। तो धरती का पर्यायवाची होता है वसुधा, पृथ्वी, मही, अचला। तो आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? अचला, ये धरती का है। बाकी चंचला ये बिजली और लक्ष्मी का होता है, विपुला भरपूर मात्रा में होता है, सरसी जलाशय और बाबड़ी का है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अचला। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। विनायक, विनायक का पर्यायवाची क्या होता है? विनायक, गजानन, लंबोदर, एक दंत, दयावंत। तो ये सब किसके किन के नाम है? तो ये गणेश जी के नाम है, ओके ना। एक दंत, विनायक, गजानन, लंबोदर, तो ये सब नाम हमारे गणेश जी के हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गणेश हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया अतनु। अतनु का पर्यायवाची क्या होगा? तो आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है। अतनु का पर्यायवाची होता है कामदेव, अनंग, मनोज, मदन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कामदेव। ओके, ईश्वर का परमात्मा, परमेश्वर भगवान, कृष्ण का मोहर, मोहन, मुरारी, केशव, गिरधर, श्याम, बसंत का मधुमास, कुष्माकर, ऋतुराज। खैर, अतनु का जो पर्यायवाची होगा वो क्या हो जाएगा? कामदेव हो जाएगा। तो दोस्तों कैसे लगी क्लास? उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में आप लोग को बहुत मजा आया होगा। आपने जाना होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आप लोग की परीक्षाओं में आते हैं। और यकीन मानिएगा दोस्तों, जितने मैंने क्वेश्चन पढ़ाए आपको मैथ में, रीजनिंग में, जीके में, हिंदी में, तो बिल्कुल ऐसे ही यकीन मानिएगा ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे जो आज की क्लास में टिक सका है एंड तक। जिसने भी इस क्लास को पूरा देखा है, ईश्वर आप सबको कामयाबी दे, ऐसे ही आप लोग उन्नति करते रहें, आप सभी को तरक्की मिले, जिस जगह पे भी चाहें, जो भी एग्जाम है, चाहे वो एमटीएस का हो, जीडी का हो, सीएचएसएल हो, सीएचएसएल हो, हर जगह टॉप मारे, हर जगह सफल हो, बीएससी जी आपको कामयाब बनाए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ईश्वर आप सबको कामयाबी दे, आपकी मुस्कुराहट ऐसे ही जो है बरकरार रहे, ठीक ना। ईश्वर आपको हर जायज मुरादें पूरी करे, ईश्वर आपको जो है जिंदगी की सारी खुशियां दे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दोस्तों आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। हम मिलेंगे आप लोगों से आपकी अगली क्लास में कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो बने रहिए और देखते रहिए आप लोग आपके अपने चैनल बीएससी ट्रिकी क्लासेस को। फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय बीएसए, धन्यवाद।